हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे थे उसका सेट नंबर है 42 और ये ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी 2018 में। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह डैश को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी। तो ये किसको? गुरुग्राम को विकसित करेगी स्मार्ट सिटी के रूप में। टेलीग्राम चैनल जो जरूर ज्वाइन करना, भी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वन वर्ड में वो डाल रहे हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वहाँ पे। निम्न में से कौन से देश भूमध्य तट को स्पर्श नहीं करते? कौन से देश भूमध्य तट को स्पर्श नहीं करते? तो इसमें से ये होगा जर्मनी। भूमध्य सागरीय इलाकों के आसपास के देशों में स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया। भैया नाम एक बार में तो याद होंगे नहीं। तो देखो, माल्टा और साइप्रस समुद्र में स्थित द्वीपीय देश हैं। तो माल्टा और साइप्रस समुद्र में स्थित द्वीपीय देश हैं। तो देखो, भूमध्य तट को स्पर्श नहीं करता, तो कौन सा नहीं करता? जर्मनी। प्रकाशानुग्रह है। तो प्रकाशानुग्रह क्या है? प्रकाश की ओर पौधे की प्रतिक्रिया। प्रकाश की ओर पौधे की प्रतिक्रिया है प्रकाशानुग्रह। प्रकाशानुग्रह को फोटोट्रोपिज्म, एक पौधे की प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। तो ये जो प्रकाशानुग्रह क्या है? पौधे की प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। प्रकाश के स्रोत की ओर बढ़ने को सकारात्मक फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है, जबकि प्रकाश से दूर होने वाली वृद्धि को नकारात्मक फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। अधिकांश पौधों की प्रतिक्रिया सकारात्मक फोटोट्रोपिज्म प्रदर्शित करती है और प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा को अधिकतम करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए पत्तियों में अपने क्लोरोप्लास्ट को पुनर्व्यवस्थित करती है। तो इसका क्या होगा? प्रकाशानुग्रह फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? प्रकाश की ओर पौधे की प्रतिक्रिया। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ जो कहलाता है। तो भगवान शिव की कृपा से पाशुप शस्त्र था वो प्राप्त हुआ था। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को पाशुप शस्त्र जो था वो प्राप्त हुआ था। भगवान शिव ने अर्जुन को दिखाया कि हथियार को पूर्ण प्रभाव कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वह एकमात्र हथियार था जो उसे जयद्रथ से बचा सकता था। पाशुपास्त्र हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित सभी हथियारों में सबसे विनाशकारी, शक्तिशाली और अनूठा हथियार है। पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान डैश की ओर से लड़े थे। तो पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किसकी ओर से लड़े थे? ये लड़े थे कौरवों की ओर से। किसकी ओर से लड़े थे? कौरवों की ओर से लड़े थे। हरियाणा का गुरुग्राम जिला वर्ष किस में बना था? तो गुरुग्राम जिला बना था 1966 में। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था ना, तब से ही गुरुग्राम जिले का गठन कर दिया था। हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया गया था जब पंजाब से अलग हुआ। वर्तमान में गुरुग्राम जिले में पटौदी, सोहना, गुरुग्राम और फरुखनगर के 4 जिले शामिल हैं। तो कौन कौन से जिले हैं? पटौदी, सोहना, गुरुग्राम और फरुखनगर। 15 अगस्त 1979 को बनाया गया था। यह हरियाणा का सबसे बड़ा दक्षिणी जिला है। तो ये गुरुग्राम कब बनाया गया था? 1966 में बनाया गया था। तांबा आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायु में अभिक्रिया कर हरे रंग की क्या बनाता है? तो हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट बनाता है। कॉपर कार्बोनेट बनाता है। हवा के संपर्क में आने पर कॉपर धातु संक्षारण जंग के कारण हरे रंग में बदल जाता है। और जब बरसात के मौसम में तांबे के पात्र को हवा में रखा जाता है तो धातु कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनाने के लिए गैसों और नमी वायुमंडलीय गैसों के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह तांबा धातु की सतह पर एक हरा रंग देता है।
तो इसका क्या आएगा, कॉपर कार्बोनेट। शिवालिक की पहाड़ियाँ डैश के जिले में नहीं पाई जाती। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ नहीं पाई जाती, सिरसा में। सिरसा में शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती। अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर में शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती है, सिरसा में नहीं पाई जाती। 1 क्यूसेक जल लगभग डैश के बराबर होता है। तो 1 क्यूसेक जल कितने के बराबर होता है, 28.317 लीटर पर सेकंड, लीटर सेकंड। 1 क्यूसेक जल लगभग 28.317 लीटर सेकंड के बराबर होता है। डैश हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। तो क्या थे, श्री धर्मवीर। 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक हरियाणा के पहले राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। बाद में उन्होंने पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में भी राज्यपाल के रूप में कार्य किया है और स्वतंत्रता के बाद भारत के वरिष्ठ और सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवक थे। 1999 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो धर्मवीर हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। कौन थे, धर्मवीर थे। यमुना नदी हरियाणा की डैश सीमा पर बहती है। तो यमुना नदी हरियाणा की उत्तर पूर्व, देखो भैया, पूर्वी सीमा पर बहती है। कौन सी सीमा पर, पूर्वी सीमा पर, पूर्वी सीमा पर बहती है। और ये घग्गर अखड़ा नदी पंजाब के साथ अपनी उत्तरी सीमा के साथ बहती है। यमुना घग्गर मैदान राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो हरियाणा यमुना और घग्गर नदी के बीच में बसा हुआ है और यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश के साथ में। अम्बाला जिला सिंचाई हेतु डैश पर निर्भर है। तो अम्बाला जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर है, ट्यूबवेल्स पर। अम्बाला जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर है, ट्यूबवेल्स पर। हरियाणा किसान आयोग ने राज्य को 3 कृषि पर्यावरण क्षेत्रों में पारिस्थितिकी और फसल पैटर्न के आधार पर विभाजित कर दिया है। अम्बाला क्षेत्र 1 के अंतर्गत आता है, जहां 90% से अधिक क्षेत्र की सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। अम्बाला में कुएं और नलकूप अभी भी सिंचाई के प्रधान साधन बने हुए हैं। अम्बाला के दक्षिणी पश्चिमी सिरे के एक छोटे से क्षेत्र तक नहर सिंचाई सीमित है। अम्बाला में एक बड़े भाग की लहरदार भौगोलिक संरचना को देखते हुए यहाँ नहर की सिंचाई से अधिक संभावना नहीं है। तो अम्बाला जिले की सिंचाई ट्यूबवेल्स के द्वारा होती है। भाई ये देखो, अम्बाला ये सोचेंगे भाई हरियाणा के उत्तर में है तो यहाँ बहुत सारी नदियाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ज़्यादातर सिंचाई किससे होती है, ट्यूबवेल से। डैश युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से भी संदर्भित है। तो कौन सी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिसे महाभारत के युद्ध के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, को धर्म क्षेत्र की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। यह वह स्थान है जहाँ अच्छाई और बुराई के बीच बटे 2 विरोधाभासी शक्तियों के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बुराई, भाई बात यही है कि कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि और धर्म की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। डैश के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। तो किसके उत्पादन में, मशरूम के उत्पादन में। हरियाणा सफ़ेद बटन मशरूम का अग्रणी निर्माता बन गया है और मौसमी खेती के मामले में भारत में पहले स्थान पर है। इस सफलता में योगदान देने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं, दिल्ली बाजार की निकटता। देखो भाई, दिल्ली का बाजार निकट है, इसलिए ज़्यादा हम ये मशरूम उगा पाते हैं ताकि उसका खपत भी हो सके। गेहूँ और धान की भूसे की प्रचुर उपलब्धता, गुणवत्ता वाले कवक जाल की आसान उपलब्धता और CCS हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम। सफ़ेद बटन मशरूम उत्पादन कुल उत्पादन में अकेले 95% से अधिक योगदान किसका रहा है, हरियाणा का। तो किसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है, मशरूम के उत्पादन में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो इसका क्या आएगा भाई, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखो ये क्षेत्र गर्म और वर्ष भर भारी वर्षा प्राप्त करते हैं, तो नहीं, वर्ष भर भारी वर्षा हरियाणा में नहीं होती चूंकि कोई विशेष शुष्क ऋतु नहीं है, अतः वृक्ष अपनी पत्तियां नहीं गिराते। तो वृक्ष अपनी पत्तियां गिराते हैं भाई हरियाणा में। ये घने वन भूमध्य रेखा के निकट क्षेत्रों और कटिबंधों के निकट पाए जाते हैं। तो इनमें से क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन।
उपर्युक्त कथनों में संदर्भित हैं तो क्या उष्णकटिबंधीय, क्या होगा इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। एक दो बार पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा भाई ये क्वेश्चन। तो क्या होगा इसका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। करनाल का युद्ध डैश और डैश के बीच लड़ा गया था। तो करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच 24 फरवरी 1739 को। तो कब लड़ा गया था ये? 24 फरवरी 1739 को। कब लड़ा गया था? 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। हमला ईरानी सेना के बीच लड़ी गई थी। नादिर की सेना ने मोहम्मद शाह की सेना को 3 घंटों के भीतर हरा दिया था। तो नादिर शाह की सेना जीती थी और मोहम्मद शाह हारे थे। इस पराजय ने पारसी सेना के लिए दिल्ली को लूट का रास्ता खोल दिया था। तो करनाल का युद्ध कब हुआ था? 24 फरवरी 1739 को। किस किस के बीच? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। एक गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस दोनों की ही फोकल लंबाई प्लस 25 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस में डैश होने की संभावना है। तो ये क्या है? दोनों उत्तल लेंस दोनों उत्तल लेंस होने की संभावना है। दोनों उत्तल लेंस होने की संभावना है। बारिश की बूंदें डैश के कारण गोल होती हैं। तो बारिश की बूंदें डैश के जल के पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होती हैं। बारिश की बूंदें जल के पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होती हैं। डैश बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है? धावन सोडा। धावन सोडा बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध डैश के दौरान लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ और पेशवा के नेतृत्व में मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। तो सदाशिवराव भाऊ जो पेशवा थे मराठों के, और अफगान शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली। तो अफगान शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली। इनके बीच लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप मराठों की इतिहास की सबसे बड़ी हार थी और इसमें ये जो अफगान थे ये जीते थे। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। एक कॉरपोरेट संख्या जो हाल ही में विश्व में $2 ट्रिलियन, ये उस टाइम का है भाई, करंट का क्वेश्चन है। किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा? तो किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा था? नादिर शाह ने। किसने लूटा था? नादिर शाह ने। तख्त ए ताउस वह प्रसिद्ध सिंहासन है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। पहले यह आगरे के किले में था, वहां से दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में स्थानांतरित किया गया था। यहाँ से इस सिंहासन को ईरान का शासक नादिर शाह लूट कर अपने साथ ले गया था। इसका मयूर सिंहासन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पिछले भाग में नाचते हुए 2 मोरों को दर्शाया गया है। तो मयूर सिंहासन किसने लूटा था? नादिर शाह ने। HUHM का अर्थ है। तो HUHM का अर्थ है हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन इसका अर्थ है। और ये 2013 में इसको मंजूरी मिली थी। इसमें शहरी आबादी की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शहरी निर्धनों पर ध्यान दिया गया था। तो ये HUHM किसके लिए थी? जो शहरी आबादी की स्वास्थ्य देखभाल, मतलब शहरी आबादी की जो शहरों में जो गरीब आबादी है उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए HUHM 2013 में सरकार ने ये मिशन लेके आया था, हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। ये शहरी जो ग्रामीण जनसंख्या है जो शहरी निर्धन है उनके स्वास्थ्य के लिए ये योजना आई थी। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की स्थापना
सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के बीच कार्य की जांच के लिए 1957 में भारत सरकार द्वारा बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी। तो किस किस की जांच के लिए? सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्य की जांच के लिए 1957 में ये भारत सरकार द्वारा ये समिति गठित की गई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किसके बीच लड़ा गया था, ये पूछ रखा है भाई। तो ये हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और ये हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। और अकबर के संरक्षक कौन थे? बैरम खां थे। भारतीय संविधान में केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का विचार देश के संविधान से लिया गया है। तो किसके संविधान से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। हरियाणा में किस जिले की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये है फरीदाबाद का। फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व है 2442। तो फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। और कम जनसंख्या घनत्व पूछे तो सिरसा का है। सबसे ज़्यादा किसका है? फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व, क्योंकि वो फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं तो जनसंख्या भी ज़्यादा ही होगी। तो कितना है? 2442। और उसके बाद में आता है गुरुग्राम का 1204। तो इसका क्या आएगा? 2442। 2442 फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सैडल चोटी अवस्थित है? तो सैडल चोटी किस राज्य में अवस्थित है? अंडमान निकोबार में। सैडल पहाड़ी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है और 731 मीटर ऊंची है। यह बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। यह सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। तो सैडल पीक कहाँ है? सैडल चोटी कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कहाँ है सैडल पीक? अंडमान निकोबार में। थारी पेंशन थारे पास योजना 2015 के दौरान डैश सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। तो ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता लाने के लिए थारी पेंशन थारे पास योजना 2015 में शुरू की गई थी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता लाने के लिए ये योजना शुरू की थी। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। तो लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इनमें से तो आएगा विपरीत में से कोई नहीं, लेकिन ये देख लो, लोकसभा में प्रक्रिया और संचालन के नियमों के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि को होता है। तो अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि को होता है। लोकसभा का महासचिव सभी निर्वाचित सदस्यों को इस तिथि की सूचना दे देता है और अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद सदस्यों के बीच में से ही होता है। तो अध्यक्ष का चुनाव किस में से होता है? लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद जो सदस्य चुने हुए होते हैं ना, उनके बीच में से ही अध्यक्ष का चुनाव होता है। और अध्यक्ष लोकसभा का अधिष्ठाता अधिकारी होता है। रणजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? तो रणजीत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है रावी नदी पर। रणजीत सागर बांध जिसे थीन बांध भी कहा जाता है, इसको थीन बांध भी कहा जाता है। पंजाब सरकार PSPCL द्वारा जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर रावी नदी पर निर्मित है। एक जल विद्युत परियोजना का हिस्सा है। यह परियोजना पंजाब के पठानकोट जिले में पठानकोट शहर और जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बसोली तहसील के निकट स्थित है। तो रणजीत सागर बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर। इसे और भी क्या कहा जाता है? थीन बांध कहा जाता है। तिरिया के मजमूम द्वारा डैश लिखा तिरिया के मजमूम किसने लिखा था? अल्ताफ हुसैन आली ने। किसने लिखा था? अल्ताफ हुसैन आली ने।
निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? ये महात्मा गांधी। प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है। तो किसके द्वारा लिखा गया था ये शब्द? महात्मा गांधी के द्वारा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ में उन्होंने कहा है कि पत्रकारिता एकमात्र उद्देश्य सेवा होना चाहिए। समाचार पत्र एक महान शक्ति है, लेकिन जिस तरह से पानी का एक अनचाहा प्रवाह पूरे ग्रामीण इलाकों में फैलता है और फसलों को तबाह करता है, उसी प्रकार एक अनियंत्रित कलम भी सेवा के बदले बर्बादी लाती है। यदि कलम नियंत्रण बिना है तो यह नियंत्रण की अपेक्षा अधिक जहरीली साबित होगी। तो ये शब्द किसके थे? महात्मा गांधी के। और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ में ये शब्द कहे थे महात्मा गांधी ने। डैश जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो गुरुग्राम जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग के लिए फेमस है। तो क्या गुरुग्राम में हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग बनाए जाते हैं। इनका मिलान करना है तो भाई देखो, ये जय जवान जय किसान किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय विज्ञान किसने जोड़ा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था। पूर्व में कार्य करो की नीति किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने। पूर्व की ओर देखो पीवी नरसिम्हा राव ने। पूर्व की ओर देखो किसने कहा था? पीवी नरसिम्हा राव ने। और पूर्व की ओर कार्य करो नीति किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने। स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। कितनी है? 21 वर्ष। देहाती मेला डैश में आयोजित होता है? तो देहाती मेला किस में आयोजित है? कैथल जिले में। कैथल जिले में लदाना में देहाती मेला मनाया जाता है। तो कैथल जिले के भी लदाना में, कहाँ? लदाना में देहाती मेला मनाया जाता है। मेले का लोगों के लिए धार्मिक महत्व है। हरियाणा के आसपास के इलाकों में अनेक लोग लदाना में इस मेले में हिस्सा लेते हैं। अद्भुत आतिशबाजी देहाती मेला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो देहाती मेला कहाँ लगाया जाता है? कैथल के लदाना में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींव तक हिल गई थी? नींव तक हिल गई थी, ये आएगा भी इसमें। तो इसमें क्या आएगा? असहयोग आंदोलन। क्या आएगा? असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश राज की नींव तक हिल गई थी। तो इसमें यह आएगा भी असहयोग आंदोलन में। गुजरी महल डैश में स्थित है? तो गुजरी महल कहाँ स्थित है? ये हिसार में स्थित है। गुजरी महल कहाँ है? हिसार में स्थित है। हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण एक अद्भुत प्रकार की मृदा का निर्माण पाया जाता है? तो करेवा निर्माण एक अद्भुत प्रकार की मृदा का निर्माण पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय में अर्ध समेकित रेत मिट्टी समूह अनुक्रम के लिए एक समेकित आकृति है, जो कि टेरेस, पठार और चट्टानों के रूप में होता है और कश्मीर बेसिन के पैलेजोइक मेसोजोइक तलछटों पर स्थित है। कश्मीर भाषा में शब्द करेवा का अर्थ है ऊंची टेबल भूमि। तो करेवा का अर्थ क्या है? ऊंची टेबल भूमि। और ये कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में। तो करेवा का अर्थ क्या है? ऊंची टेबल भूमि। और ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वक्र में आरंभिक निस्यंदन डैश लीटर प्रतिदिन के लगभग होता है। तो कितना होता है? 180। आरंभिक निस्यंदन 180 लीटर प्रतिदिन के लगभग होता है। 38वीं समानांतर उत्तर बार बार समाचारों में था, यह है। 38वीं समानांतर उत्तर बार बार समाचारों में था, यह क्या है? तो ये क्या है? उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा। तो 38वीं समानांतर क्या है? 38वीं समानांतर क्या है?
उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा का क्या नाम है? 38वीं समानांतर उत्तर। 38वीं समानांतर उत्तर क्या है? उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा। मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु कहलाता है, तो ये क्या है? करोह चोटी है और 1467 मीटर पर स्थित है। ये करोह चोटी हरियाणा की मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। यह पंचकुला जिले के मोरनी पहाड़ी क्षेत्र के पास स्थित हिमालय सीमा के शिवालिक हिल्स रेंज में स्थित है और हरियाणा राज्य का उच्चतम बिंदु है। यह चोटी स्थानीय देवता करोह देवता का निवास स्थान है, इसीलिए इसका नाम करोह पड़ा। तो मोरनी की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु क्या है? करोह चोटी। यदि हम स्वयं किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन लगभग की कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, न तो वकील, न चिकित्सक और न ही अमीर जमींदार हमें बचाने वाले हैं। यह प्रसिद्ध कथन किसका था? तो यह प्रसिद्ध कथन था M.K. गांधी का। किसका था? ये था M.K. गांधी का प्रसिद्ध कथन था। एक बार और पढ़ लेना भैया। सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कर्तृवाच्य में होता है, तो ये कर्तृवाच्य में क्या होगा? सरला फल खाती है। क्या होगा? सरला फल खाती है। विद्या प्लस में अभ्यास, विद्याभ्यास, यह कौन सी संधि है? तो यह है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार। सही वर्तनी का चयन कीजिए, तो इनमें से सही वर्तनी कौन सी होगी? निरीश्वरवादी। निरीश्वरवादी ये सही वर्तनी होगी। सुमेलित कीजिए। 78। 78 का होगा ये 78, 47, 59, 59 और ये होगा 32। 32 ये पता ही है भाई, इजी क्वेश्चन है। धोती शब्द का बहुवचन रूप होगा, तो धोती शब्द का बहुवचन रूप होगा धोतियाँ। 10 हैं आनंद जिसके, दशानन, तो ये होगा रावणीय है। कौन सा समास है? तो ये कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय दीजिए, तो इसमें कपड़े का पद परिचय देना है, तो इसमें क्या होगा? जातिवाचक, संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्मकारक, धोता है क्रिया का कर्म है, तो इसका ये होगा भाई। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक है करुण का। निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है भुवन। भुवन शब्द संसार का पर्यायवाची है, तो किसका है ये भुवन? संसार का। संसार का पर्यायवाची है भुवन। पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? तो पूत के शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग? नी, ये कपूत आएगा भाई, क। कपूत शब्द ये उपसर्ग लग जाएगा क। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका होगा एक दूसरे को देखना। धन्यवाद भी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।